जिंदगी की खट्टी मीठी यादों को और उनकी बातों को अक्सर लोग पन्ने पर उकेर देते हैं और उन्हीं को हम या तो कविताएं कहते हैं या फिर शेर कहते हैं। तो जिन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जज्बातों को उकेरना आता है वो बहुत फेमस हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका मन थोड़ा विचलित होता है तो आप अक्सर ऐसी कविताओं को सुनना पसंद करते हैं जो कि आपके मनोभाव से उस वक्त मैच कर रहे हों। खैर, जब हम छोटे थे हमारे स्कूल के समय में कुछ ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं हमारे टेक्स्ट बुक्स में हुआ करती थी और हम उन्हीं को जाना करते थे, क्योंकि उस वक्त जमाना टेक्स्ट बुक्स का था। हमारे पास तब टेलीविजन नहीं था, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पर हम बहुत सारे कवियों को जान सकते थे। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी याद थे। फिर जब टेलीविजन शुरू हुआ तो उस वक्त हमने अशोक चक्रधर जी को सुना। उस वक्त भी बहुत अच्छे अच्छे कवि थे, लेकिन नाम जितने मुझे याद है मैं वही बता पाऊंगी आपको। फिर महादेवी वर्मा जी थी जिनको मैं पढ़ा करती थी। ऐसे कुछ एक कवि थे जिनको मैं सुनती थी, पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला ना, बहुत कुछ बदल गया और उस बहुत कुछ बदलने में जो एक खास चीज हुई है वो ये हुई है कि अब बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे वो अपनी कविताओं को कह सकते हैं। हम लोग उस टाइम के हैं जब हमने रस खान, रहीम, इन सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ा है, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है कि जिनको भी लगता है कि वो अपने जज्बातों को सही रूप दे सकते हैं, सही आकार दे सकते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख देने भर से क्या होता है कि एक बार हमने पढ़ा और फिर हम भूल जाते हैं। ऐसे कवियों के लिए कुछ खास करने की सोची है एक व्यक्ति ने और उनका नाम है अंकुर मिश्रा जी। अंकुर जी जो है वो फाउंडर हैं कविशाला के। अब कविशाला में वो क्या करते हैं और कैसे कवियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया उन्होंने करवाया, ये हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने कविशाला का जो फाउंडेशन है वो तो रखा ही रखा है उन तमाम कवियों के लिए। हम जैसे लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उन्होंने इनकी कविताओं को हम तक पहुंचाने का काम किया। अब वो कैसे किया है ये हम उनसे पूछेंगे। और अगर आप एक ऐसे कवि हैं जो चाहते हैं कि आपकी एक पहचान बने, आप सोशल मीडिया से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग आपको पहचाने, तो मेरे ख्याल से कविशाला आपके लिए एक बहुत सही ऑप्शन हो सकता है। नमस्ते अंकुर जी। हाय हेलो नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं अंकुर जी? एकदम बढ़िया बढ़िया जी। अंकुर जी, देखिए, मेरे को ना बस कुछ एक कवि याद है अपने समय के, है ना, बहुत जी। ज्यादा लोग याद नहीं है। तो वो कवि मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में पढ़े थे तो इसलिए मुझे याद थे। अभी भी कभी मुझे उनकी कविताएं बोल करके कुछ किसी सभा में बात करनी होती तो मैं उनकी कविताओं का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन आज के इस युग में हर कोई कवि है, हाँ हर एक को बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्दों को उकेरना आता है। लेकिन प्लेटफॉर्म सिवाय सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब पे हम अपने आप बोल के ना ठंडे हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने हाँ। अपनी बात कह दी, लेकिन सही ऑडियंस तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। आपकी जो ये कविशाला है, मुझे सबसे पहले इसके बारे में बताइए कि ये क्या प्लेटफॉर्म है और इससे लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है। अच्छा, एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप। तो जो आह, छिपने और छपने के बीच का रास्ता है वो आप कविशाला के जरिए, जो भी नए राइटर्स हैं, नए लेखक हैं, नए कवि हैं, हम्म, केवल कविशाला का जो एक दायरा है केवल कवियों तक नहीं, केवल कविताओं तक या पोइट्री तक लिमिटेड नहीं है। जो पोइट्री से लंबा कंटेंट है, ओके, जैसे कविताओं के बाद कहानियां बनती हैं, कहानियों के बाद किताबें बनती हैं, किताबों के बाद उन किताबों से कुछ विजुअल्स फॉर्म में कुछ कंटेंट लोगों तक पहुंचता है। तो वो जरिया या मीडियम कोई भी हो सकता है कंटेंट को, लिटरेरी कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो आप कविशाला के जरिए पहुंचा सकते हैं। एक एक जो समस्या हमेशा होती थी, मैं जब आज से 3-4 साल पहले, जो मेरा अभी जहाँ पे लोकेलिटी में लोकल, जो मेरा लोकल सिटी है, गुड़गांव में हूँ मैं, यहाँ पे मैं जब मीटअप्स के लिए जाता था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं कविताएं सुनूं जाके, नए लोगों की कविताएं, नए लोगों की कहानियां नए लोगों से सुनूं जाके। उस वक्त पे ये था कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी मैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। थे भी तो इस तरीके से थे कि मान लीजिए कोई इवेंट आज हो रहा है, आज के बाद फिर आप दोबारा अगर वो इवेंट आपको अटेंड करना है या आपको परफॉर्म करना है तो उस तरीके का इवेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, मे बी 1 साल बाद हो। कुछ रेगुलर बेसिस पे जो लिटरेरी कनेक्ट वाले लोग हैं या फिर साहित्यिक कनेक्ट वाले लोग हैं उनके लिए नहीं था। वो चाहे नए अच्छा। लोग हो चाहे पुराने लोग हों, पुराने लोगों को हम्म, तो फिर भी मंच मिल जाता है जो स्टैब्लिश लोग हैं, बट हाँ, नए लोग वो कैसे अपने अपना कंटेंट, अपनी कविताएं, अपनी कहानियां दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जिनका लिटरेरी कनेक्ट है। तो उस समय मैंने क्या किया, मुझे लगा कि वो एक गैप है, उस गैप को फिल करने की कोशिश की, तो हमने ऑफलाइन मीटअप स्टार्ट किए
कि ऑफलाइन एक गैदरिंग हो सके, इंडिविजुअल कनेक्ट हो सके, कि मान लीजिए 10, 15, 20, 50, 100 पोइट्री कनेक्ट वाले लोग हैं जिनको पोइट्री पसंद है, ऐसे लोग हैं जिनको साहित्य में किताबें पसंद है, जिनको कहानियां पसंद है। तो इस तरीके के लोग एक जगह मिल सके और आपस में बातें कर सके, एक दूसरे के साथ में अपना साहित्य, अपनी कविताएं साझा कर सके। तो ये उस समय पे मेरा एक जो बेसिक मोटिव था, उसलिए हमने कविशाला की स्टार्ट की, जो कविशाला ऑफलाइन मीटअप्स होते थे। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद की मतलब दूसरी कहानी है, उसमें हमने वेबसाइट लाइव किया, फिर ऐप लाइव किया। वो एक लंबी परिचर्चा है, बट बेसिक मोटिव यही था कि जो कंटेंट लोगों के पास रखा हुआ है, जो कविताएं लोगों के पास रखी हुई हैं, जब हम नए लोगों की बात करते हैं तो नए लोगों का मतलब आयु समूह या आयु ग्रुप से कोई मतलब नहीं, उसमें एज फैक्टर नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 80 साल के, 75 साल के, जिनको प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिले हैं, है ना। बहुत सारे लोग गांव में हैं, उनको आज तक मंच ही नहीं मिले। तो हमारा मकसद ये रहता है कि उन लोगों को जो मतलब जिनका कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाया, बियॉन्ड एनी एज ग्रुप, बियॉन्ड एनी लाइक जियोग्राफी, बियॉन्ड एनी लैंग्वेज बैरियर, किसी भी बैरियर के बियॉन्ड, वो कंटेंट, वो पोएट्री, वो स्टोरीज, वो बुक्स दूसरे लोगों तक, जिनको जो भी पैशनेट रीडर्स हैं उन तक पहुंच पाए, जो लोग कंटेंट पसंद करते हैं, लिटरेचर पसंद करते हैं, वहां तक पहुंच पाए। तो यही हमारा बेसिक मोटिव है कविशाला का। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं उन्हीं कवियों को जानती हूँ जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। और ऐसा तो नहीं है कि उस दौर में सिर्फ वो गिने चुने ही कवि, 40-50 ही कवि रहे होंगे, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे, लेकिन उस वक्त हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो लोग अपनी चीजों को पहुंचा सकते दुनिया तक। आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्लान किया और आप लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। समस्या यहाँ पे ये आती है कि कई बार कुछ लोग ऐसे भी घबरा जाते हैं कि अगर जैसे मैं कोई कविताएं लिखती हूँ, मैं अपनी कविता लिखूं, आपके पास, आपके प्लेटफॉर्म पे डाल दूं, उसमें दूसरे लोग उसे कॉपी करके अपने नाम पर भी तो इस्तेमाल कर सकते, कोई आपका ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ। हम उस लेवल के फेमस नहीं हुए जैसे टेक्स्ट बुक्स वाले फेमस हुआ करते थे। आज भी अगर उनकी हम कविताएं बोलते तो उनको मेंशन करना नहीं भूलते कि भाई ये अमुक व्यक्ति की कविता थी जो हम पाठ कर रहे हैं जिसका। अब मैंने लिखी कोई कविता और अंकुर जी गए और उन्होंने अपने नाम पर उस कविता को गा दिया, तो ये एक कंटेंट पे जो कॉपीराइट वाला इश्यू है, ये आप लोग झेलते हैं? देखिए, ये जो कंटेंट कॉपीराइट या फिर मतलब स्पेशली पोइट्री और शायरी में तो हमेशा से चला आता आ रहा है और अभी भी चल रहा है कि गालिब की, गुलजार की कितने कपलेट्स हैं उनके जो किसी और के नाम से चल रहे होते हैं, या किसी दूसरे के, अगर कुछ भी फेमस है इसका मतलब ये तो गुलजार ने लिखा होगा या गालिब ने लिखा होगा, जरूरी नहीं है। बट आजकल ना आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि बहुत सारे टू लाइनर्स होते हैं, उसमें मोस्टली के आगे या तो गालिब लिखा होता है या गुलजार लिखा होता है, वो उनके होते भी नहीं है। बहुत सारे नए राइटर्स हैं जो उस तरीके के कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे इवन कविशाला से भी गलती होती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि एक नीरज है, एक नए राइटर्स, मैं मेंशन करना चाहता हूं चूंकि ये हुआ कि उनकी एक बहुत कोई फेमस लाइन थी, उसे कविशाला की टीम में से किसी ने, टीम का जो सदस्य था उसको ये नहीं लगा कि ये इस नीरज ने लिखा होगा, क्योंकि वो नया लड़का है, नीरज ने तो लिखा ही नहीं होगा, ये गोपाल दास नीरज ने लिखा होगा। तो वो जो पंक्ति थी वो गोपाल दास नीरज के नाम से पेस्ट कर दी, उन्होंने पब्लिश कर दी। बाद में देखिए, कंटेंट कॉपीराइट को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी भी है, जो लिखने वाले लोग हैं उनकी भी है। हर एरिया पे ना तो उस चीज को टेक सॉल्व करता है, ना टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है, ना ही मतलब लिखने वाले लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो जिम्मेदारी बनती है कि किसी का भी कंटेंट अगर आप देखते हैं, आपको पता है कि ये नीलेश मिश्रा ने लिखा है, ये गुलजार ने लिखा है, ये गालिब ने लिखा है, ये गोपाल दास नीरज ने लिखा है, या ये किसी नए राइटर ने लिखा है। नए राइटर भी अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, ये समझना जरूरी है। तो उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ में जिस भी प्लेटफॉर्म में आपको पढ़ने को मिल रहा है वहां पे आवाज उठाएं, वहां पे उनको बताएं, ताकि अगली बार जब भी वो कंटेंट उस प्लेटफॉर्म के जरिए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक पहुंचे तो सही नाम के साथ पहुंचे। एक पॉइंट तो ये है कि ये चीज होती है और मतलब होती आ रही है और बहुत बहुत बृहद उसमें होती है कि मतलब बड़े बड़े राइटर्स के साथ होती है, नए राइटर्स के साथ तो होएगी कि अगर कुछ भी वो अच्छा लिख रहे हैं तो लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ये नए लेखक लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से जब भी कोई नया राइटर, नया लेखक कुछ भी कंटेंट लिख रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि कहीं पे भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसको पब्लिश कर दे अपने नाम से, ताकि वो प्लेटफॉर्म उसका खुद का ब्लॉग हो सकता है या वो प्लेटफॉर्म कविशाला जैसे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, ताकि वो वहां पे आने के बाद में अगर उसमें डेट होता है, टाइम होता है कि आपने कोई मान लीजिए कंटेंट आज में आपने 2022 में लिखा 10 जनवरी को, अब मान लीजिए कोई अगली बार आके
2023 में 10 जनवरी को सेम कंटेंट पब्लिश करता है, तो आपके पास प्रूफ है कि आपने पहले लिखा है। उसके बाद प्रूफ नहीं होगा, है ना। अब वो अलग बात है कि आप वो इंडिविजुअली, मतलब कि आपको मैं जानता हूं, आपसे मैंने सुना, फिर मैं वो फिर आपस का फिर वो हो गया, क्लैश हो गया कि मैं आपका कंटेंट मतलब कहीं पे पब्लिश भी नहीं हुआ, कहीं पे पहुंचा भी नहीं है। इंडिविजुअल हम दूसरे को जानते हैं, आपने मुझे पढ़ने के लिए अपना कंटेंट, अपनी पोइट्री दी, फिर जाके मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक फोरम में उसको पब्लिश कर देता हूँ या पढ़ देता हूँ और अपने नाम से पढ़ देता हूँ, है ना। तो ये अगेन मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेखक की, वहां पे कहीं ना कहीं वो गैप बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है उस गैप को फिल करने के लिए सबसे पहले कहीं ना डिजिटल रिपोजिटरी में या प्रिंटेड फॉर्म में उसको रख लें, ताकि कहीं पे भी अगली बार कोई भी लेखक है, कोई भी पोएट, कोई भी राइटर उसको अपनी किताब में किसी पब्लिक फोरम में पढ़ता है, लिखता है, या कुछ भी किसी भी वर्ड विजुअल्स के फॉर्म में वो पब्लिश करता है या पहुंचाता है, तो हमारे पास प्रूफ हो कि ये कंटेंट मेरा है। कई बार हमने देखा है कि नीलेश मिश्रा की कविताएं किसी इंडिविजुअल्स के नाम पे पब्लिश हो रही होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में हो रही होती हैं। तो इसमें भी फैक्ट चेक की मुझे लग रहा है जरूरत है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बनने की जरूरत है, और कविशाला कहीं ना कहीं उस पर काम भी कर रहा है कि वो जो फैक्ट चेक्स हैं कि राइटर, सही राइटर कौन है, उसका नाम पहुंचना हर कंटेंट के साथ जरूरी है। और जब भी मतलब नए लेखकों का भी कंटेंट आप पब्लिश करें, कोई भी पब्लिश करें, जो लोग भी सुन रहे हैं, तो उनका नाम जरूर लिखें। वो लिखना बहुत जरूरी है, ताकि उसने मेहनत की है, उस लेखक ने अपना वक्त लगाया उसको लिखने में। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अभी तक कविशाला में कितने कवि आपके पास बैंकिंग में हैं, कितने कवि अपनी कविताएं आप तक पहुंचा चुके हैं? अच्छा, जब 2020 में हमने मई में वेबसाइट लॉन्च किया था, तो अभी करीब करीब 3 साल हो गए हैं पूरे 3 साल में करीब 3.5 लाख राइटर्स हैं जो पोइट्री कनेक्ट के लोग हैं, उसमें 80% 3.5 लाख? हाँ जी, हाँ जी। ओह माय गॉड। और ये वो लोग हैं जो लिखते हैं? हाँ, जो लिखते हैं। और सिर्फ पोइट्री की बात कर रहे हैं आप या कहानियों की बात कर रहे हैं? पोइट्री मतलब उसमें फोकस्ड पोइट्री है, मतलब 80+% पोइट्री है, तो मोरलेस पोइट्री। हेलो, हाँ, आपकी वीडियो पॉज हो गई थी जी। अच्छा, अभी ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बोला कि आपके पास इतने लाखों के संख्या में आपके पास अब ऐसे लोग हैं जो कि कविताएं आपकी लिख रहे हैं। जी जी। अच्छा, आपने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ आपने उसके साथ लिंकअप किया है, मैं वो भी समझना चाहती हूँ, वो क्या है? कंटेंट राइटर से उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि एआई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, ऑडियो सुन तो पा रही हूँ, लेकिन अचानक ना आप थोड़ा सा आपका कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। अब ठीक है, अब आप बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ, आ रही। अच्छा, तो ये ना डर बैठा है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, किसी भी फॉर्मेट का, जरूरी नहीं लिटरेरी कंटेंट हो, वो किसी भी फॉर्मेट में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो टेक्स्ट कंटेंट था, मतलब फोकस में, उसमें लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है कि एआई आ गया है, अब हमारी जॉब्स का क्या होगा ये। बट मुझे क्या लगता है ना कि एआई कहीं ना कहीं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको और मैच्योर बनाएंगे, अगर सही वे पे उनका यूटिलाइज करते हैं तो, है ना। मान लीजिए राइटर्स हैं, राइटर्स एक मतलब पोएट है, एक पोइट्री लिखता है, पोइट्री को लिखने के बाद में उसको कई और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, उसके क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, वो ये तो इन पर्सन किसी से डिस्कस करे। अब एक बेटर वे आ गया है कि एआई के पास बहुत सारा डेटा है, उसके अंदर आप पोइट्री डालिए, पोइट्री डालने के बाद में ग्रामेटिकल एरर्स निकालने उसमें किसी भी लैंग्वेज में, है ना, उसके क्या और फ्रेम्स हो सकते हैं, क्या और फॉर्मेट्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं। मे बी आपने एक लाइन लिखी है कि हर तलकबार को मेहनत का सिला मिलता है, बुत तो क्या चीज है, मेहनत से खुदा मिलता है, इस तरीके से कुछ लिखा आपने, लिखने के बाद में इसके रिफ्रेम्स क्या क्या हो सकते हैं और किसी और फॉर्मेट में, किन्हीं और शब्दों के साथ में बेटर वे पे लिखा जा सकता था, है ना। आपने एक कहानी लिखी, एक पैराग्राफ में एक कहानी के लिए आइडिया चाहिए आपको कि इसके मतलब इस कहानी को रिफ्रेश करना है आपको पूरा, उसमें आपको एआई हेल्प कर सकता है। तो एक ना हेल्पिंग हैंड के रूप में हम कविशाला में भी हमने एड ऑन किया है, तो जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, उनके लिए एक जो स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो एआई के थ्रू मतलब वो कर सकते हैं अपना, वो पोएट्री का स्किल है उनका कविताओं के लिए, कहानी के लिए, किताबों के लिए, वो एक आइडिया का फैक्ट्री है, वो वहां से बिल्ड कर सकते हैं, वो आइडियाज वहां से ले सकते हैं। एंड टू एंड स्टोरी बिल्ड कर सकती है एआई, ठीक है, बट आप वो जो सेंस होता है, जो ह्यूमन सेंस है, वो आप उसमें नहीं डाल सकते ना, वो इंडिविजुअली डालेगा।
तो वो कहीं से भी नहीं किल हुआ कि राइटर्स की जॉब्स या राइटर खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन एआई के आने से और वो मैच्योरिटी आएगी उनकी राइटिंग के अंदर में, और वो स्किल्ड राइटिंग निकल के आएगी। मुझे लगता है अगर सही से यूटिलाइज करते हैं जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, आपका एक स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, तो वो क्या है? मतलब एक स्टार्टअप को सपोर्ट करने में थोड़ा समझ नहीं पाई थी, तो मुझे लगा मैं आपसे ही पूछती हूँ। अच्छा, तो बेसिकली वो फॉरेन टेक है जो आईटी सर्विसेज में हम लोग, मेरा इसके पहले जो कंपनी था वो अर्बन क्लैब था, मैं अर्बन कंपनी में था। तो हम लोग वहां पे एक प्रॉब्लम फेस करते थे। प्रॉब्लम था कि रिसोर्सेज का प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो, हमेशा रहती है ना। रिसोर्सेज मोस्टली उसमें टेक, जितना भी प्रोडक्ट साइड का है कि आपका वो जितनी भी डिपेंडेंसी है उसमें टेक के मतलब डेवलपर्स हो सकते हैं, उसमें डिजाइनर्स हो सकते हैं, है ना। तो इन जो रिसोर्सेज की कमी, अच्छे रिसोर्सेज का हमेशा लैक रहा है मार्केट में और अभी भी है। तो हमने एक टीम बिल्ड करा, उस टीम में डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, और जो भी एक आइडिया को मार्केट गोइंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास फाइनेंस है, उस आपको टीम बिल्ड करने की जरूरत नहीं है इनिशियली, क्योंकि अगर टीम बिल्ड करते हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप किसी रिसोर्स को हायर करने के बाद उसको तुरंत फायर नहीं कर सकते ना। आपका प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसको आप एक लॉन्गर टर्म आप लायबल हो जाते हैं कि आपको सैलरीज देनी है। आपका वो प्रोडक्ट बन भी गया है, रिसोर्स आपके साथ है, फिर भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। सो हम क्या करते हैं कि आपके पास आइडिया है, आपके पास मॉनेटरी है, प्रोडक्ट हम डेवलप करेंगे आपके साथ। हम प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद में दो तरीके से, या तो हम इक्विटी बेसिस में, या हमें प्रोडक्ट का जो उसको आगे मेंटेन कराना है, या फिर जो टेक टीम है वो हमेशा हमेशा हमारी इन्वॉल्व रहेगी, और आपकी टेक गैप्स नहीं आएंगे आपके प्रोडक्ट में कभी भी। आप मार्केटिंग टीम बिल्ड करिए, अपनी सेल्स टीम बिल्ड करिए, तो एक आइडिया को, एक स्टार्टअप आइडिया को मार्केट गोइंग प्रोडक्ट तक ले जाना हम फॉरेन टेक में करते हैं। तो इसलिए उसका टैगलाइन है स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप्स। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। मतलब मुझे लगता है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत नरम हृदय वाले लोग करते हैं, मतलब कविताओं के बारे में बातचीत, और दूसरा हार्ड कोर, ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाया जाता है, जहाँ पे दिल की कोई जगह नहीं है। तो ये जो दिल और दिमाग के बीच को बैलेंस करके चलना है, ये आप कैसे करते हैं? ये अपना मुझे टिप दे दीजिए, हाउ टू मैनेज दिल एंड दिमाग अलग अलग से। तो जो कविशाला एक होता है ना कि आपका मतलब सेचुरेशन आ जाता है, दिन में आता है, हफ्ते में आता है, महीने में आता है, मेंटली सेचुरेशन आ जाता है काम करते करते। तो मुझे लगता है कविशाला उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। उसमें हम लोग मीटअप करते हैं, उसमें अलग अलग लोगों से बातचीत करना, तो वो ना एक आपको लाइट जोन कर देता है कि मतलब वो मेरा नहीं, हर इंसान कुछ ना कुछ अपने एंड, जो हर इंसान ना अपने एंड पे जितना एक्सेस कर सकता है उस लेवल का कर रहा है। वो मतलब कोई भी अपनी तरफ से गैप्स नहीं रखना चाहता है, और मतलब हर इंडिविजुअल का है कि वो अपना 100% दे रहा है लाइफ को लेके। तो बट वो 100% देने के बाद जब सेचुरेशन आता है तो उसमें कई बार आपको लगता है आपको कविताएं आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। मतलब लिटरेचर बहुत हेल्पफुल है। लिटरेचर और लोगों से बात करना, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं जो मुझे मतलब हीलिंग, कभी भी मैं सेचुरेशन पे हूं या मेंटली सेचुरेशन पे हूं तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होता है। कविताएं पढ़ना, किताबें पढ़ना, कहानियां पढ़ना, या लोगों से बात करना, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनके जो आइडियाज होते हैं उनके अराउंड पे ब्रेनस्टॉर्म करना, उसके अराउंड सोचना, तो वो हील करने में जो सेचुरेशन के टाइम पे वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होता है। बहुत बेहतर आपने बात कही। अच्छा, अगर जो नए कवि हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगे और जिन्हें अभी तक नहीं कविशाला के बारे में पता है, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें या वो भी कविशाला का एक पार्ट बनना चाहें, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? अरे अभी तो टाइम हो गया, चूंकि हम लोग काम करते करते तो अब तो गूगल में और हर जगह अवेलेबल रहते हैं। मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, आप नॉर्मल गूगल पे कविशाला डालेंगे तो आपको सबसे पहले वही मिलेगा। और वहां पे अपना सिंपल सा वेबसाइट खोलिए। वेबसाइट खोलने के बाद में आप एक सिंपल सा साइन अप फॉर्म आएगा, साइन अप फॉर्म फिल करिए, आप रीडर बन गए। आपके जितने भी कविशाला के इवेंट्स हैं, कविशाला के जितने भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं, अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, अलग अलग जो ब्रांड के साथ होते हैं, कई बार कविशाला खुद ही लॉन्च करता है पोएट्री के अराउंड, स्टोरी टेलिंग के अराउंड, बुक्स के अराउंड। तो उसमें उस फॉर्म को फिल करने के बाद जो मतलब आप रीडर बन जाते हैं, आप पैशनेट रीडर बन जाते हैं, तो वो सारे अपडेट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। सेकेंड स्टेप है आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी कैटेगरीज क्या है, किन किन कैटेगरीज में आप कंटेंट लिखते हैं, या किन किन कैटेगरीज में पसंद है आपको कंटेंट लिखना, वो प्लस लैंग्वेज आपकी। चूंकि कविशाला मतलब राइट नाउ वी आर जनरेटिंग कंटेंट इन अराउंड 16+ लैंग्वेजेस, है ना। तो 16+ लैंग्वेजेस, मैं अभी तो सोचती थी इंग्लिश हिंदी कर रहे होंगे आप सिर्फ। अच्छा, सो उसमें वेबसाइट के अंदर आप लैंग्वेज पिक करके देन आप कंटेंट अपना सबमिट कर सकते हैं। वो अप्रूवल के लिए जाएगा।
जो भी बैकएंड टीम रहती है वो दो तीन चेक्स लगाए हुए हैं हमने कि एक तो कंटेंट जो आपने पब्लिश किया है वो किसी का कॉपीड कंटेंट तो नहीं है, उसके लिए वो पहले ड्राफ्ट में जाता है। एक गूगल क्रॉल होता है, गूगल क्रॉल में अगर वो गूगल पे कहीं भी अवेलेबल है, अगर वो यूजर नेम से अवेलेबल है तो उसको पब्लिश कर देंगे, नहीं अवेलेबल है तो उसको, अगर किसी और नाम से अवेलेबल है तब भी आप पब्लिश कर रहे हैं अपने नाम से, तो उसको ड्राफ्ट में डाल देंगे। वो एक जो सबसे लास्ट लेवल का ड्राफ्ट होता है वो हमेशा कंटेंट ड्राफ्ट में पड़ा रहता है। बाकी अगर ये चेक्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कंटेंट लाइव चला जाता है फिर वो। इसके लिए कुछ पेमेंट स्ट्रेटजीज भी होती है क्या? जैसे अगर मुझे बाई चांस अपनी कविताएं पब्लिश करनी है आपकी हाँ, कविशाला में, तो क्या मुझे कुछ पेमेंट टर्म्स या नॉर्म्स कुछ ऐसे होंगे जो जिसको डिस्कस करना होगा आपसे? पेमेंट टर्म्स अभी अपफ्रंट जो भी राइटर्स हैं या फिर रीडर्स हैं उनके लिए नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे पे अभी हमने प्लग इन करा हुआ है कविशाला कॉइन्स, और एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जो कविशाला के अंतर्गत लेके आ रहे हैं हम। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में क्या है कि जहां जहां पे कॉइन्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी कॉइन सिस्टम है उसमें, मान लीजिए एक राइटर है, राइटर ने पोएट्री सबमिट की, सबमिट करने के बाद में उसको एक कॉइन सिस्टम के थ्रू एक कॉइन्स मिलेंगे, मे बी वो 100 to 1000 कॉइन्स तक हैं, बट आपने प्रीमियम सब्सक्राइबर तो ये कॉइन्स जस्ट डबल होते हैं, और पर 1000 कॉइन्स पे वो रुपीज में कन्वर्ट होता रहता है। वो जो भी है वो इन कैश पेमेंट है, वो रीडर्स के लिए भी राइटर्स के लिए भी, वो दोनों के लिए। उसमें वो अलग अलग वर्टिकल्स में है कि कविशाला में जरूरी नहीं कि आप लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं तभी आप कॉइन्स या फिर जो मॉनेटरी टर्म्स में इन्वॉल्व हो सको। उसके अलावा कविशाला सुनो है, सुनो में जितना भी ऑडियो कंटेंट है कविशाला के, मतलब जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, जितना भी रिटन कंटेंट था अभी तक कविशाला में, उसको वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इन ऑडियो फॉर्मेट एंड नेक्स्ट इन वीडियो फॉर्मेट। तो जो ऑडियो फॉर्मेट है जो कविशाला सुनो है, अगर उसको भी सुनते हैं आप तो उसमें भी बेसिकली चाहते हैं हम कि लोगों की जो पढ़ने और सुनने, अच्छा कंटेंट सुनने की जो कैपेसिटी है ना वो कम हो रही है, तो दोबारा से जगे, लोग पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंटेंट, आपने कोई कंटेंट या पोइट्री खोली, खोलने के बाद में आप लास्ट में गए आपको स्क्रैच कार्ड मिल गया, आप वो पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तभी वो आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, तभी आप उसको स्क्रैच कर पाएंगे। वो स्किप नहीं कर सकते आप उसको, आपको पूरा कंटेंट एंड टू एंड पढ़ना पड़ेगा। अगर उस किसी किसी आर्टिकल में आपको 10,000 वर्ड्स या 1000 वर्ड या 500 वर्ड्स हैं तो वो आपको रीड करने पड़ेंगे, तभी आपको आप जो भी स्क्रैच कार्ड या जो भी मॉनेटरी टर्म्स है वहां तक पहुंच पाएंगे वो आप। माय गॉड, अंकुरी सब में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और मुझे लगता है कि जो बडिंग कवि हैं, जिन्हें हमेशा ये लगा कि कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं, उनके लिए एक आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है वो भी बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये काम यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपको व्यूअर्स को कुछ कहना है जो बडिंग कवि हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना है तो आप प्लीज जरूर दीजिए। मतलब मुझे लगता है आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, और मतलब मुझे जरूरी नहीं कि आप कविशाला के जरिए जो कंटेंट कविताएं हैं या पुराने लेखक हुए हैं या नए लेखक हो रहे हैं उनका कंटेंट पढ़िए, क्योंकि एक जिस तरीके से, और दूसरा, कहीं भी आपको किसी भी लेखक, कवि या किताब को पढ़ने के लिए अगर पैसे देने पड़ते हैं तो उस पैसे को देने में आप हिचकिए मत। वो जरूरी नहीं कि मैं केवल कविशाला की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। आप अगर एक एक फिल्म को देखने के लिए आप पैसे देते हैं तो एक लेखक होता है, उसी लेखक की कहानी में जाके आखिरी में फिल्म बनती है जो अरबों खरबों का बिजनेस करती है, तो उस लेखक को क्यों ना मॉनेटरी बेनिफिट्स हम दें। जिस तरीके से होता है ना कि एक मजदूर होता है, वो सुबह शाम तक काम करता है, 12 घंटे उसने काम करा, कुछ ना कुछ लेके जाता है, वो लेखक भी तो अपना, मतलब मेंटली वो अपना टाइम उसमें लगाता है ना, 2 घंटे हो, 5 घंटे हो, 10 घंटे हो, घंटों लगा के किताब लिखता है, घंटों लगा के कहानियां लिखता है, घंटों लगा के किताबें कविताएं लिखता है वो, तो उसको उसका मतलब बेनिफिट क्यों ना मिले। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, तो जहां पे भी लिटरेरी कंटेंट के लिए, कविताओं के लिए, कहानियों के लिए, किताबों के लिए आपको पैसा देना हो तो आप पैसा दीजिए, पे करिए। वो इतना बड़ा पैसा मांगते भी नहीं है आपसे, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, इस तरीके के बहुत छोटे टिकट साइज होते हैं, है ना। तो उसको भी अगर देने में आप, यार मेरे दोस्त हो, मुझे फ्री दे दो, टिकट दे दो, टिकट में उसमें कई जो पासेस दे दो, तो वो होता कुछ नहीं है, ठीक है, वो लेखक भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो आहत होता है वो लेखक की, उसको मतलब वो मॉनेटरी बेनिफिट मिलने चाहिए, जो कि टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मेंटली अपना मतलब दिमाग उसमें लगा रहा है। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जितना भी पुराना कंटेंट हुआ है उन लेखकों को पढ़िए, अच्छा पढ़िए, उसके बाद आप लिखने का प्रयास करिए। पहले दिन से जो बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं हमारे पास कि हमें वायरल होना है, हमें वायरल कवि बनना है, वायरल कवि ऐसे नहीं बनते हैं। वायरल कवि बनने के लिए आपको उसमें समय
मैगी में कुछ नहीं होता है, आपको आपको सालों लग खपाने होते हैं। वो होता है ना कि आग में जलना होता है, आग में जल के ही वो लोहा होता है, वो सॉलिड बनता है। तो इस तरीके से समय लगाइए, पढ़िए अच्छा, पढ़ने के बाद ही लिखने का प्रयास करिए, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। बाकी लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। और हमारा टैगलाइन भी स्टार्टिंग में ही था, लिखते रहिए, आदत बुरी नहीं है, बट उसके पहले पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने की अंकुर जी, बहुत सॉर्टेड हैं आप, और बिल्कुल आपने मुझे बिल्कुल विधिवत समझा दिया कविशाला के बारे में, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा जो लोग एक्चुअली इस फील्ड में हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि कमाया कैसे जा सकता है। जी, आपने उनके लिए भी साधन बता दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 आभार। शुक्रिया। और आपकी मैं जो जो भी वेबसाइट पे कुछ नई नई कविताएं आएंगी मैं उनको जरूर पढ़ूंगी, और मैं भी मोटिवेशन आपसे लेती रहूंगी। थैंक यू सो मच अंकुर जी, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत अच्छी बातचीत हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। जिन लोगों तक कविशाला की कहानी या साहित्य की कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो मतलब जो आपके क्वेश्चंस रहे होंगे, मेरे हिसाब से उन क्वेश्चंस के जरिए वो आंसर्स मिले होंगे लोगों को। बिल्कुल बहुत मिलेंगे, बहुत बिल्कुल धन्यवाद मिलेंगे। जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू जल्दी सो मिलेंगे। मच। जी मैम, जल्दी। थैंक यू।